नमस्कार। बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो ये कि हम वो किस विषय पे बात करें, किन विषयों की हम चर्चा करें जिनके माध्यम से हम और आप अपने जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ सके। और जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की सोच हमेशा हमसे और आपसे ही होती है। वो तमाम योजनाएं जो हमारे लिए हैं, वो सारे प्रयास जो हमारे लिए हैं। बस ज़रूरत ये है कि इन प्रयासों को जगह तक पहुंचाने के लिए हमारे और आपके भी एक कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और वही हम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम गुमला ज़िले की बात करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत हमारा झारखंड है। और जब हम झारखंड के अलग-अलग ज़िलों की बात करते हैं, तो उसकी अपनी खूबसूरती, अपनी ज़रूरतें, अपने चैलेंजेस और अपने अचीवमेंट्स हैं। आज हम गुमला ज़िले को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब गुमला ज़िला प्रशासन की बात करते हैं, तो उनकी इस तरफ से वो कौन-से प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय हैं, उनको आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया जा सके, उन्हें सशक्त किया जा सके। और जब गुमला ज़िला की बात करते हैं ना, तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है। वर्तमान में गुमला ज़िला को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम इसे भी समझेंगे कि आखिर वो कौन से प्रयास किए गए गुमला ज़िले में, ज़िला प्रशासन की तरफ से, जो उन्हें ये सम्मान दिया गया। और अच्छा लगता है कि जब एक सकारात्मक कदम से एक बदलाव आता है। और आज इस गुमला ज़िले की बात करने के लिए हमारे साथ गुमला ज़िले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी हैं। उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे। कर्ण सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और जोहार कमलेश जी। सर, अभी हाल में ही आपको लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। पहले ये आपको क्यों मिला? क्या ऐसा आपने प्रयास किया? जब ये नाम अनाउंस हुआ और आपका नाम आया कि इसमें हाँ, आपको शामिल किया गया है, उस वक़्त आपने कैसा फ़ील किया? सर्वप्रथम तो कमलेश जी मैं ये बताना चाहूँगा कि गुमला ज़िले में जितने भी प्रशासनिक स्तर पे या फिर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मीगण हैं, वो सभी के जो सभी की जो मेहनत है, उसका रिज़ल्ट है कि ये प्रधानमंत्री पुरस्कार गुमला को मिला। जी। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि गुमला ज़िले के बारे में बाहर शायद बहुत लोग बहुत कम जानते हैं, परंतु यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी और बहुत प्रतिभावान हैं। और यह भी एक कारण है कि इनकी प्रतिभा को ही सम्मानित किया गया है। चूँकि मैं जिले का उपायुक्त हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये प्राइज़ लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन सही मायने में ये हमारी टीम की और यहाँ के नागरिकों का ही अचीवमेंट है। गुमला के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँ, ऑल्दो आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हमारे ज़िले को, बट बहुत कम लोग जानते हैं झारखंड के बाहर कि गुमला एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और यहाँ पे यदि कोई भी योजना या कोई भी इनोवेटिव स्कीम हम लेकर लोगों तक जाते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। और यही कारण है कि जिले के समग्र विकास के लिए इस वर्ष 2023 वर्ष का जो प्रधानमंत्री पुरस्कार था, वो हम लोग को प्राप्त हो सका। और बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स थे जिनके क्रियान्वयन के लिए हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में स्कीम्स थे, जैसे सोलर माइक्रो ग्रिड्स का अधिष्ठापन 50 से ज़्यादा विलेजेस में यहाँ पे किया गया है, हुँ। ताकि उन्हें सुगमतापूर्वक बिजली प्राप्त हो सके। उसी प्रकार से एक डिफंक्ट खंडहर-नुमा भवन को रेनोवेट करके गुमला साइंस सेंटर बनाया गया है, जिसे बाद में पूरे देश में 5 से 6 जिलों ने रेप्लिकेट भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पर काम हुए हैं। यहाँ की बच्चियाँ हर वर्ष इसरो के भ्रमण पर जाती हैं, जो साइंस ओलंपियाड की टॉपर्स होती हैं। तो बेसिकली इन सभी स्कीमों का जो इफ़ेक्टिव क्रियान्वयन है, उसके कारण ही भारत सरकार ने गुमला ज़िले को रिकॉग्नाइज़ किया, जिसका रिज़ल्ट है कि 2023 के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है, वो हम लोगों को प्राप्त हो सका। सर, पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको, आकाशवाणी परिवार की तरफ से बधाई। और जिस गुमला साइंस सेंटर की बात आप कर रहे हैं, मैं भी वहाँ पे गया। रियली वो जो प्रयास आप लोगों ने किया है, वो एक बदलाव वहाँ पे नज़र आता है। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, जब एक एक पॉज़िटिव स्टेप की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि शुरुआत तो होती है, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँचती है। आपने जब अपने ज़िले में इन चीज़ों के बारे में सोचा, क्या कुछ दिमाग में होता है? किन चीज़ों को देखकर आप अपने प्लान को सेट करते हैं? कैसे एग्ज़ीक्यूट किया आपने?
बिल्कुल कमलेश जी, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने गुमला साइंस सेंटर को सराहा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने रखी है कि कई बार ऐसा होता है और बहुत बार सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन में ऐसा होता है हुँ, कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि किसी भवन को अच्छे से बना देना या किसी कार्य को एक बार अच्छे से करना रिलेटिवली ईज़ियर होता है। लेकिन कंटीन्यूअसली किसी को अच्छे से कर पाना किसी चीज़ को बहुत टफ होता है। और जी। सरकार में ये बहुत बड़ी चैलेंज एक होती है कि नई चीज़ें तो आप कर सकते हैं, परंतु नई चीज़ों को सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हुँ, तो बहुत शुरुआत में जब हम लोगों ने सर्विस जॉइन की थी, तो आप लोग भी जब भी फील्ड में जाते होंगे, जब भी सरकारी लोगों से इंटरैक्ट करते होंगे, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आप देखेंगे कि सरकारी भवनों का जो रख-रखाव होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। एक बार हुँ, कोई सरकारी भवन जब शुरुआत में बनता है, तो वो किसी प्राइवेट भवन के जैसा ही होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियाँ भवनें बनाती हैं। बिल्कुल। परंतु उसका मेंटेनेंस उस प्रकार से हम नहीं कर पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट होता है कि आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, तो आपको कुछ न कुछ भवन ऐसे ज़रूर दिख जाएँगे जो टूट रहे होंगे, जिसकी छत गिर रही होगी, जो हुँ, किसी विभाग ने बनाया होगा किसी पर्पज़ के लिए, बट उस पर्पज़ के लिए कभी यूज़ नहीं हुआ। तो गुमला जॉइन करने के बाद 2023 में जुलाई में जब हमने गुमला में के उपायुक्त का पदभार सँभाला था, उसके बाद सबसे पहला कार्य जो हम लोगों ने किया था, वो था कि गुमला के जितने भी सरकारी एसेट्स हैं, जो कि हुँ, लगभग उस वक़्त 2800 के आस-पास थे, सभी के लिए एक रजिस्टर बनाया था, एक ऑनलाइन रजिस्टर जिसे ग्राम संपत्ति कहते हैं। और उस हर एक भवन का या फिर कोई भी परमानेंट सरकारी स्ट्रक्चर का, वो कितनी लागत में बना है, किस विभाग ने उसका क्रियान्वयन किया है, किस पर्पज़ के लिए उसका क्रियान्वयन हुआ था, वो हैंडओवर हुआ अथवा नहीं हुआ, उसकी वर्तमान मेंटेनेंस की स्थिति क्या है, इन सब का लेखा-जोखा हमने तैयार किया था। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 3000 से ऊपर सरकारी एसेट्स ऐसे हैं, जी। जिन पर हमने क्यूआर कोड्स का अधिष्ठापन किया। क्योंकि मैं ऐसा हुँ, देखता हूँ कि सरकार में इतने कर्मी नहीं हैं जो हर एक चीज़ को हमेशा देख सकें। लेकिन यदि हम लोगों को भागीदार बनाते हैं, लोगों से ही सुझाव माँगते हैं, उनसे ही हम अपनी कमियों को चिन्हित करवाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत प्रभावी रिज़ल्ट्स होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि गुमला में किसी भी भवन पे यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, तो उस भवन के बारे में जो भी आपका फीडबैक होगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो, आप इंस्टेंटली हमें दे सकते हैं। जैसे मैं आप एक सिंपल उदाहरण आपको बताऊँगा कि गुमला ज़िले में ही बिरसा मुंडा पुस्तकालय अवस्थित है। अभी परसों किसी वहाँ के छात्र ने क्यूआर कोड स्कैन करके हम तक मैसेज पहुँचाया कि वहाँ पे कोई सामने में नाली है जो ओवरफ्लो हो रही है। तो अब हुँ। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कि लोग अपनी समस्याएँ खुद बताएँ। तो जैसे कम्युनिकेट ही कर वो पा रहे हो। जी, बिल्कुल। और वो समस्या और देखिए, ये इस जो मेन हमारा पर्पज़ था ये क्यूआर कोड्स अधिष्ठापित करने का या ये रजिस्टर बनाने का, जिसे हम लोग ग्राम संपत्ति बोलते हैं, और पीएम अवार्ड का जो हमें साइटेशन मिला उसमें भी इस इनिशिएटिव को मेंशन किया गया। वो मेन पर्पज़ था कि हम पारदर्शिता लाएँ, ट्रांसपेरेंसी लाएँ कि कोई भवन यदि बनी है तो सरकार का कितना पैसा उसमें लगा? क्योंकि हुँ, सरकार का पैसा अल्टीमेटली लोगों का पैसा है। किस विभाग ने बनाया? कब उस पे मेंटेनेंस वर्क हुआ? तो इससे क्या है कि डुप्लीकेसी यदि कहीं पे होती है, चाहे वो जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, वो हमें पता चल जाता है। अगर किसी भवन की स्थिति खराब है या भवन यूज़ नहीं हो रहा है, सपोज़ किसी विभाग ने, जैसे आपको पता होगा नागफ़ेनी अस्पताल हमारा कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया था। हुँ, परंतु पिछले 3-4 सालों से बहुत इफ़ेक्टिव उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। ये जानकारी भी हमें ग्राम संपत्ति के लिए जब हम ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एसेट रजिस्टर बना रहे थे, तभी हमें मिली कि हमारे जिले में एक बहुत बड़ा कल्याण अस्पताल भी है। और आज उसको पुनः जो है स्टार्ट करने का, पुनः आरंभ करने का कार्य किया गया है और धीरे-धीरे वो ग्रो करता जाएगा। तो इन उदाहरण के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम चीज़ों को पारदर्शी रखेंगे, नागरिकों से सुझाव लेंगे, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप से काम हो सकेगा। और हुँ। सही मायने में जन भागीदारी यही है कि नागरिकों को हम जितना हो सके इन्वॉल्व करें क्रियान्वयन में स्कीमों का। बिल्कुल, तो आई थिंक ये एक था तरीका जिससे गुमला को रिलेटिवली बेटर रिजल्ट्स प्राप्त हो पाए। मैं जो समझ पाता हूँ ये जो आपका इनिशिएटिव है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ले लें, जब तक उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तब तक वो चीज़ बहुत बेहतर नहीं होती है। तो आपका ये जो प्रयास है, ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोगों को सीधे तौर पे आपके साथ जोड़ रहा है कि हाँ, अब एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है कि ये भवन बना, इतने का बना,
इस वर्ष में बना और लोग भी अपनी चीजों को वहां पे शेयर कर पा रहे हैं। तो लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे आपके साथ में, जिला प्रशासन के साथ में। बिल्कुल, मुझे मुझे ये आभास बिल्कुल है कि शायद लोगों का जुड़ाव जो है वो बढ़ा है। और यदि हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जितने लोग प्रतिदिन हमसे मुलाकात करते हैं या विभिन्न ऑफ़िसर्स से मुलाकात करते हैं, उसकी संख्या भी बढ़ी है इसको, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं इसका कि प्रतिदिन कितने लोग आए और क्या उनकी समस्याएँ थी, उनका समाधान हो सका या ना हो सका। तो वो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी उछाल आया है, जो नंबर ऑफ लोग कलेक्ट्रेट आते हैं या ब्लॉक कैंपसेस जाते हैं। ये एक इंडिकेशन मेरे हिसाब से है कि उनका ट्रस्ट बढ़ा है कि यदि हम जाएँगे किसी सरकारी कार्यालय में, तो मेरी समस्या को सुना जाएगा और उसके समाधान के प्रति जो भी पदाधिकारी होंगे, वो प्रयास अवश्य करेंगे। सर, तो ये निश्चित है, बिल्कुल। जी, मैं यहाँ पे एक सवाल को मैं अभी ही ऐड कर लेना चाहूँगा, बिकॉज़ आपने ये बात कही कि लोगों में एक ट्रस्ट आया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह पे हम लोग ये देखते हैं और वर्तमान समय में ये एक लाइक ट्रेंड भी चल रहा है कि कोई अधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, वो लोगों के साथ सीधे मिल रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप भी लोगों से मिलते हैं, आपके पास भी लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। तो ये कितनी ट्रांसपेरेंट हो पाई है, क्योंकि हमेशा से अधिकारी और लोगों के बीच में एक गैप देखा गया है। एक जो आम इंसान है वो डरता है कि हम कैसे अधिकारी से मिले, अधिकारी के पास अपनी बात कैसे रखे, वो बात भी नहीं रख पाता है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक जो गैप लोगों के दिमाग में, कि डर तो आना नहीं चाहिए। बिल्कुल कमलेश जी, ये चीज़ मैंने भी फ़ील की है कई बार कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कई बार आपके सामने आने से झिझकते हैं और कई बार उनकी जेन्युइन समस्या भी वो रख नहीं पाते हैं। हम्म। तो मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जो ऑफ़िसर्स होते हैं, बहुत सारे उन्हें काम होते हैं, ख़ास करके सीनियर ऑफ़िसर्स होते हैं, तो उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है। तो अमूमन वो फ़ील्ड में हम लोग जा पाते हैं, फ़ील्ड इन द सेंस कि किसी गाँव में हम जा रहे हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि या तो किसी स्कीम्स का इंस्पेक्शन, किसी कार्य का इंस्पेक्शन करने हम जा रहे हैं, हम्म। या फिर यदि ग्रामीण एरिया में कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ हुआ है, कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो सरकार की ओर से, अटेंड करने उसमें जा हम रहे जा अटेंड करने जा रहे हैं। परंतु मैंने फ़ील किया है अपने सर्विस काल में कि इन कार्यक्रमों में या इंस्पेक्शन में जब आप जाते हैं, तो आप अथॉरिटी के रूप में जाते हैं और नागरिकों को आपसे डर लगता है कि भई ये कोई बहुत बड़े अफ़सर आए हैं जिले से और वो कुछ इंक्वायर करने आए हैं, किसी को दंडित करने आए हैं। हैं, किसी को सज़ा देने आए हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत आवश्यक हैं, स्कीमों का इंस्पेक्शन भी बहुत आवश्यक है और ग्रामीण कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें शिरकत करना भी बहुत आवश्यक है। परंतु हम लोगों ने एक तीसरा एलिमेंट फील्ड विज़िट्स में जोड़ा कि अधिकारी एक्चुअली फील्ड में जाएँ, लोगों के साथ बैठें और उनके साथ विमर्श करें, उनसे बात करें, उनकी क्या समस्याएँ हैं, वो जानने का प्रयास करें। और हम्म। सही मायने में जो जन भागीदारी जिसे हम कहते हैं, वो तभी हो पाएगी जब हम उनकी बात सुनें। तो मैं लोगों की बात आपको सुनेंगे, जी, राइट। बिल्कुल। मैं केवल एक छोटा-सा आपको स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा कि आज ही मैं अपना जर्नल देख रहा था जब आपने बताया कि आज शाम में आप हमसे ये सवाल करने वाले हैं। हम्म। तो अभी तक हमने लगभग 175 विज़िट्स विभिन्न ग्रामों में की है। सब मिला के 200 से ऊपर ग्रामों को मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ गुमला में। और हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्वप्रथम तो हम जब फील्ड में जाएँ, तो जैसे लोग बैठे हैं नीचे चादर बिछा के या चटाई बिछा के, तो हम लोग भी वहीं पे बैठें। सारे अधिकारी भी नीचे ज़मीन पे बैठें और लोगों से जानने का प्रयास करें कि भई आपकी समस्या क्या है? इंस्टेड कि हम अपने सॉल्यूशंस को थोप दें उनके सर पे। क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कि कई बार स्कीमों के नाम का उच्चारण भी कई बार ग्रामीण लोग नहीं कर नहीं पाते हैं। कर पाते, वो राइट। कॉन्फिडेंस जनरेट करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका मैंने देखा है, वो है कि जैसे ही आप उनके साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपने गाँव के विषय में बताएँ, आप अपनी समस्याएँ बताएँ, तो वो एक ट्रस्ट तुरंत बिल्ड हो जाता है। और इसमें थोड़ा-सा ऐड करने के लिए मैंने एक और प्रयास किया कि जो भाषा है, सादरी भाषा गुमला में बोली जाती है, जो हिंदी से बहुत सिमिलर है, वो सीखना बहुत आसान है। और दूसरी भाषा है कुड़ुक भाषा, जो यहाँ की ओरांव जनजाति की मदर टंग है। तो कुड़ुक भाषा में भी बेसिक प्रोफिशिएंसी मैंने डेवलप करने का प्रयास किया और अब इतना है कि मैं कोई ग्रामीण यदि कुड़ुक में भी कुछ बोलता है, तो मोटा-मोटा मैं समझ लेता हूँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं और मैं कुड़ुक में रिप्लाई भी करता हूँ। तो एक इंस्टेंटली उनको एक ट्रस्ट लगता है कि भई ये कुड़ुक भाषा बोल रहे हैं, कनेक्ट मतलब कर ये पाते ओरांव हो। जीवन शैली जानते हैं। हम्म। तो ये फील्ड विजिट्स में मैंने खुद भी किया और हमारे सारे अधिकारियों ने बहुत बढ़-चढ़ कर इसमें हमें सपोर्ट किया और उन्होंने भी अपने लेवल पे ये चीज़ें करनी शुरू की। तो आई थिंक इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ और अभी आप देखेंगे कि कई लोग जब हमारे कार्यालय आते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि बाहर वेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल हक से आते हैं और
हमसे सवाल करते हैं कि सर आपने कहा था कि वो 3 महीने में वहाँ पे कलवर्ट बनेगा या 3 महीने में हमारी स्कूल की समस्या समाधान हो जाएगी। अभी 3 महीने हो के 2 दिन गुजर गए हैं और अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसा हम्म। वो जब इस प्रकार से वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे वास्तव में बहुत गर्व महसूस होता है कि कोई ग्रामीण व्यक्ति आके इतने हक से वो जान रहा है बोल कि रहा उसका है। अधिकार है और मुझे वो चैलेंज कर रहा है या फिर मुझे वो एक तरह से आईना दिखा रहा है कि सर आपने 3 महीने बोला था और अभी 100 डेज हो गए, 10 दिन एक्स्ट्रा चला गया। तो बहुत हम्म। अच्छा फील होता है और आई थिंक ये एक चीज है जो हम लोग और इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न इनिशिएटिव्स के थ्रू। जैसे एक सर्वोदय करके यहाँ पे हम लोगों ने इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, जी। जिसके तहत कोई भी ग्रामीण जब कोई समस्या लेकर आता है तो तुरंत उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ग्रामीण समस्या लेके हमारे पास आए, हमने उसके समाधान के लिए किसी को निर्देशित भी कर दिया, बट उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाई और वो समस्या जो है पेंडिंग रह गया और ग्रामीण हम्म। जो है दोबारा हमारे पास नहीं आ पाए। तो सर्वोदय से हम क्या है कि अभी कुल लगभग 4400 कंप्लेंट्स हैं जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि उसको रिजॉल्व करें। और एक और चीज इसमें हमने ऐड की है कि आप देखते होंगे कि कई चीजें हैं जो हमारे स्तर से नहीं हो सकती, हम्म। जैसे कोई हाईवे बनना है या 20 किलोमीटर की सड़क बननी, तो वो जिला स्तर से संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है अक्सर कि हम प्रस्ताव को स्टेट गवर्नमेंट को भेज के उसको हम ट्रांसफर करते, मानते हैं कि राइट। रिजॉल्व हो गया। हम हम्म। ये पद्धति यहाँ पे नहीं अपनाते हैं। उस समस्या को हम तब तक पेंडिंग दिखाते हैं जब तक वो एक्चुअली उसका समाधान ना हो गया हो, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, चाहे वो हम्म। स्टेट लेवल से हो या फिर भारत सरकार की ओर से यानी हो। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा राइट। मकसद यही है कि ऐसा ना हो कि ये विभाग उस विभाग के सर पे डाल रहा है, वो विभाग उस विभाग के सर पे डाल रहा है। क्योंकि ग्रामीण को उससे मतलब नहीं है कि समस्या का समाधान मेरे स्तर से होगा या या कहाँ से सरकार के होगा, स्तर से बिल्कुल। होगा। हम्म। उसको समस्या के समाधान से मतलब है। तो आप हम्म। देखेंगे कि हमारा जो रेज़ोल्यूशन परसेंटेज है वो 99% नहीं होता है, क्योंकि 99% समस्याएँ हम समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारा हम्म। रेज़ोल्यूशन जो है उसकी ग्रीवेंसेस का वो 65% ही होता है। लेकिन वो 65% जो होता है वो ठोस होता है। वो ग्रामीण को एक्चुअली उस समस्या का समाधान मिल चुका होता है। मिल चुका होता और है। इसी कड़ी में एक तीसरा जो मैं आपको इनिशिएटिव गुमला डिस्ट्रिक्ट का बताना चाहूंगा वो है ई जन शिकायत। तो प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को प्रत्येक सप्ताह हम लोग ई जन शिकायत का आयोजन करते हैं, जिसमें 2 प्रखंड को हम लोग टेकअप करते हैं, जहाँ पे कोई भी ग्रामीण प्रखंड कार्यालय से ही सीधा हमसे बात कर सकता है, उपायुक्त से बात कर सकता है और हम्म। अपनी समस्या रख सकता है, ताकि उनको जो है वो लंबी डिस्टेंस, क्योंकि गुमला बहुत ही जो टोपोग्राफी है गुमला की वो बहुत टफ और चैलेंज, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रामीण 3 साढ़े 3 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस आ रहे वो हैं। पॉसिबल भी नहीं है कि बिल्कुल वो बिल्कुल। आके आपके पास में आए, फिर राइट, समस्या रखे, फिर वापस जाए। राइट। तो इसके समाधान के लिए ई जन शिकायत जो मैंने आपको बताया वो प्रारंभ किया गया है। बधाई के पात्र हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि जब हम किसी भी जिले की बात करें, ये चीज बहुत बेसिक है कि आप जब किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, कि जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं उन तक वो चीजें पहुंचे, ना कि वो सिर्फ शुरुआत हो। कि जब गुमला जिले की हम बात करते हैं, एक उपायुक्त के तौर पे आप गुमला जिले में चैलेंजेस क्या फील करते हैं? कौन सी चुनौती आप महसूस करते हैं गुमला जिले में? देखिए, गुमला ज़िला जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, परंतु यहाँ की आबादी बहुत कम है। आबादी का यदि आप झारखंड स्टेट में रैंक देखेंगे तो गुमला शायद 17वें या 18वें पोज़ीशन पे होगा। हम्म। और जो इसकी डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत कम है, तो जो यहाँ के टोले हैं, यहाँ के जो हैबिटेशंस हैं, वो बहुत तितर-बितर, बहुत स्कैटर्ड हैं। तो ऐसे भी टोले हैं यहाँ पर जो मात्र जहाँ पे 4 घर हैं और दूसरा टोला वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है और वहाँ भी 4 ही। तो ये एक जो यहाँ का स्कैटर्ड पॉपुलेशन एक स्कीमों के कॉन्सन्ट्रेटेड तरीके से डिलीवर करने में एक समस्या ये हमें आती है। दूसरा, गुमला का जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वो थोड़ा टफ है। कुछ एरियाज हैं जो पठारी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, जो कि बहुत दुर्गम है और यही कारण रहा था कि कभी पूर्व में नक्सलवाद से बहुत भीषण रूप से इफेक्टेड था गुमला जिला। ऐसा भी समय था जब हमारे जो उपायुक्त का आवास है, ये सर्किट हाउस से उससे 5 किलोमीटर की दूरी के बाद ही जाने के लिए आपको आरओपी वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ती थी। इतने भीषण तरीके से नक्सलवाद से प्रभावित था। बिल्कुल। ऑल्दो वर्तमान में राज्य की पुलिस जो हमारी है और सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस जो हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से इस पर लगाम लगाया है और वर्तमान में नक्सलवाद की समस्या गुमला में नहीं है। नहीं है। परंतु पूर्व की जो समस्या है उसका लेगेसी इफेक्ट हम अभी भी देखते हैं, क्योंकि हम्म। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद के कारण मेन स्ट्रीम से कट गए थे, वो जी। अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं और उसमें राज्य सरकार और भारत सरकार की सभी स्कीमें बहुत सहायक हो रही हैं। तो ये एक दूसरी समस्या है।
तीसरी समस्या है कि यदि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखेंगे जिसका चौथा और पांचवा राउंड, तो गुमला में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको नीति आयोग कहती है वो बहुत हाई हुआ करता था। इनफैक्ट चौथे और पांचवें राउंड में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो रिडक्शन है, जिस स्पीड से हमने घटाया है, वो भी एक कारण था कि गुमला जिले को सराहा गया, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो हमने घटाई, जितने लोगों को हमने गरीबी से बाहर लाया, वो भी परसेंटेज के टर्म्स में भारत के अग्रणी जिलों में से एक था। वाह। और यहाँ की जो अधिकांश आबादी है, वो लगभग 70% आबादी जो है वो विभिन्न जनजातीय समूहों से बिलोंग करती है, और उसमें डोमिनेंट यदि हम कहें संख्या के टर्म्स में तो उरांव हैं और खड़िया हैं, मुंडा हैं, और यहाँ पे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियां जो है, जिसको अंग्रेजी में हम पीवीटीजीज कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनकी संख्या भी लगभग 17,000 के आसपास है। 5 पीवीटीजी ग्रुप्स यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। ये जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं वो जो हमारे जनजातीय समूह हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा समय के साथ साथ पिछड़ गए, या एजुकेशनल लेवल कहें या बाकी जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, उसमें वो उस लेवल तक नहीं आ पाए। इसी को देखते हुए अभी भारत सरकार ने पीएम जनमन योजना जो है उसको लॉन्च किया है, खास करके पीवीटीजी समुदाय के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गुमला जो है देश के अग्रणी जिलों में है जहां सबसे पहले इन स्कीमों का सैचुरेशन प्रारंभ हुआ। जनवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं गुमला के जो लाभार्थी हैं पीवीटीजी कम्युनिटी से, उनसे टू वे संवाद किया। यहाँ के लाभुकों ने उन्हें बताया कि उनकी समस्याएं कैसे समाधान, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत गौरव का क्षण था। और राज्य सरकार भी पीवीटीजी के उत्थान के लिए जितनी स्कीमें चला रही है, उन सभी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, टफ टोपोग्राफी, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमारा 70% है, उनका उत्थान कैसे हो सके, और पूर्व में जो नक्सलवाद की समस्या यहाँ रही है। ये कुछ चैलेंजेस थे जो थोड़े यूनिक है गुमला के लिए, जिनसे हम लोगों को जिनका सामना हमें करना पड़ता है। सर एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब पीवीटीजी की हम बात करते हैं तो अक्सर ये जो विषय है वो यही आता है कि कैसे हम इनके अस्तित्व को बचाएं, कैसे जो इनका ओरिजिनल एसेंस है वो खत्म ना हो और इन्हें मुख्य धारा से भी जोड़े। दोनों चीजें साथ में चलती हैं और ये जो परिवार है वो विलुप्त ना हो जाए। तो इनके इनके इस एसेंस को सेव करने के लिए, पीवीटीजी परिवार को सेव करने के लिए क्या प्रयास है एंड कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है वहां पे? ये बहुत ही, आपका जो सवाल है बहुत कॉन्टेक्चुअल है कमलेश जी, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंज है कि कैसे जो पीवीटीजी परिवार हैं उनका जो विकास है वो जहाँ पे अवस्थित है वहीं पे हो सके, बिल्कुल। उनको डिस्प्लेस करके हम कार्य ना करें। तो वर्तमान में जो सबसे प्रभावी चीज हम कर पा रहे हैं उसके लिए वो है रोड्स का बनाना। जैसे गुमला जिले में वर्तमान में झारखंड के जितने भी जिले हैं उनमें सबसे अधिक पीवीटीजीज के लिए रोड सैंक्शन हुए हैं। पीएम जनमन का फर्स्ट फेज जब हुआ तो गुमला जिले में अकेले 23 रोड सैंक्शन हुए, और बाकी सभी जिलों को मिला के आई थिंक 18 या 19 रोड सैंक्शन हुए थे। अब उन रोड्स को हम लोग जल्दी से उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार टोले तक वो रोड पहुंच गई तो उस टोले का बाकी विकास, जो बिजली हो, पानी हो, या फिर उनके लिए मार्केट का एक्सेस हो, वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो एक तो सबसे पहला प्रयास हम ये कर रहे हैं कि सभी पीवीटीजी परिवारों को जहां उनका टोला अवस्थित है, जहां वो आदिकाल से रह रहे हैं, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, बशर्ते ये कि उनको नीचे हम बुलाएं कि भाई आप पहाड़ पर से नीचे आ जाएं और यहाँ पे हम आपको घर दे रहे हैं। उस चीज को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल कार्य हैं जो पीवीटीजी परिवार करते हैं, जिनको वो मार्केट नहीं मिल पाया या उनकी ट्रेनिंग को अपस्किल हम नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं हो पाए। जैसे कि यहाँ पे बिरहोर परिवार, एक हमारा पालकोट प्रखंड है जहाँ पे बिरहोर परिवार रहते हैं, तो उनके बीच हमने उनकी ट्रेनिंग, उनको टूल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ताकि वो जो ट्रेडिशनल कार्य कर रहे हैं बैम्बू वीविंग का या रस्सी बनाने का, और उसको इफेक्टिव कर सके, ताकि वो मार्केट में स्टैंड कर सके। जैसे कि देखिए, यदि हम हम उनके प्रोडक्ट्स को यदि हम अच्छा नहीं बनाएंगे, जो मेन स्ट्रीम मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे अगर उनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे तो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। भले हम एक दो बार उनसे खरीद लें, बट सस्टेनेबल होने के लिए ये आवश्यक है कि उनकी ट्रेनिंग इस लेवल की हो और उनके पास पूंजी इस लेवल का उपलब्ध हो कि वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में टिका सके। और इसके लिए एक आपने यदि आप कभी कलेक्ट्रेट आएंगे, हमारे गुमला कलेक्ट्रेट, तो आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे गुमला हाट का अधिष्ठापन हमने किया है, जहां पे गुमला जिले के जितने भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मांदर हो, चाहे बैम्बू के प्रोडक्ट्स हो, या फिर हमारे वंधन विकास केंद्र हैं जहाँ
मुख्यतः पीवीटीजी परिवार की महिलाएं हैं जो कि अभी आलू चिप्स बना रही हैं। तो उनको वहां पे हमने डिस्प्ले किया है, वहां से लोग उसको खरीद सकते हैं, वहां से उनको पहचान मिल रही है। तो एक एग्री एलाइड एक्टिविटीज है, दूसरा हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडिशनल पीवीटीजी के उद्योग रहे हैं या ट्रेडिशनल उनका काम रहा है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसी क्षेत्र में उनको अपस्किल किया जाए, उनको मार्केट से जोड़ा जाए और उनको पूंजी उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। तो ये दो चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि पीवीटीजीज का इन सीटू विकास की जहां पे वो अवस्थित हैं वहीं पे उनका विकास हो, वो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नहीं, और जो आपने कहा एक एक ये बहुत जरूरी चीज है कि जब हम लोग ट्रेडिशनल चीजों की बात करते हैं तो हमारा तो एसेंस ही वही है और ये खोना नहीं चाहिए कि जब झारखंड की बात कर ले, झारखंड के जिलों की बात कर ले, तो इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और आप लोग बहुत बेहतर इसमें काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हालांकि जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब गुमला जिले की हम बात कर रहे हैं तो हमें एक एपिसोड और आपके साथ जरूर करना होगा ताकि हम और बेहतर तरीके से समझ सके कि और किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। बट आज के इस एपिसोड में एक सवाल को मैं और शामिल करना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी चीज जो अब तक गुमला में नहीं हो पाई है और आप उसे करना चाहते हैं वहां के लोगों के लिए। देखिए, जब गुमला जिले को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वर्तमान में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बॉक्साइट का कुछ माइनिंग है परंतु वो बहुत छोटे पॉपुलेशन को इम्पैक्ट, जिसका कारण है कि एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा साधन है हमारे यहाँ वो है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज, जो कि विभिन्न कारणों से, कुछ जमीन का भी है, कुछ कल्चरल इश्यूज हैं और कुछ हमारे इरिगेशन रिलेटेड, सिंचाई रिलेटेड इश्यूज हैं कि अधिकांश परिवार केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर बचता क्या है, तो बहुत सारे परिवार जो है माइग्रेशन के लिए बाधित हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि गुमला जिले का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, हमारा अल्टीमेट एम यही है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके ताकि लोग जो डिजर्व करते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो उनको दे सके। तो अब इंडस्ट्रीज या फिर सिंचाई की व्यापक जो व्यवस्था है वो तुरंत नहीं हो सकती है, वो उसको होने में 5 साल का समय लगता है और सरकार, झारखंड सरकार भी और भारत सरकार भी उस क्षेत्र में बहुत काम कर भी रही है। लेकिन जब तक वो सुविधा नहीं बहाल हो जाती है तब तक प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, जैसे जो अपने शौक से किसी अच्छे काम के लिए पलायन कर रहा है, जैसे मैं खुद एक माइग्रेंट हूँ, मैं धनबाद का हूँ, मैं गुमला में काम कर रहा हूँ, मैं माइग्रेंट हूँ, लेकिन मैं चॉइस से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रेस से यहाँ आना नहीं पड़ा। तो हम लोग गुमला के लिए भी यही चाहते हैं कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है वो ना हो, और उसके लिए उसको प्रभावी ढंग से सामना उसका करने के लिए एक अभियान हमने यहाँ पे प्रारंभ किया है जिसको कहते हैं उजना बिजना अभियान। तो कुड़ुख भाषा का ये शब्द है, उजना बिजना का मतलब होता है जीने के लिए जो आप करते हैं। तो उजना बिजना अभियान के तहत हम लोग ऐसे उद्योगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि गुमला के लोग कर रहे हैं परंतु बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है। तो वर्तमान में अभी 27 ऐसे उद्योग हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एसएचजीज के माध्यम से, एफपीओज के माध्यम से, ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से वो उद्योग चला रहे हैं। उनको हम ट्रेनिंग, मार्केट, स्किलिंग और कैपिटल की व्यवस्था उनके लिए हम कर रहे हैं ताकि उनका उद्योग बढ़ सके। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ऐसे उद्योग वर्तमान में 2024-25 का जो वर्ष हमारा खत्म हुआ, तो ये 27 उद्योगों ने गुमला का, ये सभी ने मिलके 52 करोड़ टर्नओवर जो है रेज किया 24-25 में। तो आप यदि बाहर किसी को बताएंगे गुमला की दीदियां, महिलाएं जो कोई मड़ुआ का काम कर रही है, कोई मकई का काम कर रही है, कोई सैनिटरी पैड बनाने का काम कर रही है, कोई अंडे का उत्पादन कर रही है, कोई बांस का काम कर रही है, और इन सभी लोगों ने मिलकर 52 करोड़ का बिजनेस किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष उसको 52 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ किया जाए ताकि प्रभावी ढंग से गुमला के लोगों की प्रति व्यक्ति आए। क्या बात है, ये तो एक उदाहरण है सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें ऐसी हैं कि हर किसी को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक सकारात्मक प्रयास की बात करते हैं और जब हम उसे सुनते हैं, जब वो उदाहरण हमारे सामने आते हैं, तो हमारे जिंदगी में भी एक बदलाव आता है। कर्ण सत्यार्थी सर, आप हमारे कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद जोहर कमलेश। आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमारे साथ गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी थे, और उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको जानने को, समझने को मिली होंगी जिससे आपकी जिंदगी में भी एक बदलाव आएगा और आप भी अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाएंगे बदलाव के लिए। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में फिर एक मेहमान के साथ हाजिर होंगे, एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी मनोज कुमार की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।